देखिए लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने एंथैल्पी चेंज डिस्कस कर लिया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे, याद हो आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहां तक तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। हमने एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कर ली थी कि डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यहां तक हमने स्टडी कर। क्या कंडीशन थी? इन कंडीशन को हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे और ये पढ़ लेता है। अब हमें इससे नेक्स्ट पार्ट पढ़ना था। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, वो हमें समझना। और देखो मैं फिर कह रहा हूं, हर पॉइंट नोट्स में लिखा, बस आपको यहां ध्यान से समझना है और नोट्स में बाद में रीडिंग करनी है जब मैं आपसे कहूं। तो बहुत ध्यान से सुनना जरा है कि नेक्स्ट हेडिंग है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी टर्म्स आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी टर्म्स आती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इसे कैपिटल सी से CM से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझना, तीनों हैं क्या? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं किसे हैं? सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है लाइक वाटर, उसे हमने किसी कंटेनर में स्टोर किया। मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मैंने आपसे कहा सब्सटेंस है वाटर, उसको हमने एक कंटेनर में स्टोर किया हुआ है, रखा हुआ। अब कोई हमसे कहता है, सुन लीजिए, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाइए। यानी कि कोई हमसे कहता है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइए, इंक्रीज करो। कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? आप इस वाटर को हीट दोगे। तो क्या देंगे हम इसे? हीट। तो आप इसे हीट दोगे, किस लिए दे रहे हो इसे हीट? तो जितनी हीट आप इसको दे रहे हो जिससे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, ये हीट कैपेसिटी। क्या समझ में आया? किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, हम उसे जितनी भी हीट देंगे वो उसकी हीट कैपेसिटी। बोलो, तो डिफाइन समझ में आया हीट कैपेसिटी का क्या है? किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, रिक्वायर हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब मुझे इसका फॉर्मूला बना। तो देखो मान लीजिए मैं अब क्या कहता हूं, मान लीजिए हमने इसे, यहां ध्यान देना, हमें टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना, लेकिन मान लीजिए हमने इसे क्या किया, हमने इसे क्यों हीट दे दी। कितनी हीट दी भाई इसे? क्यों हीट, क्यों हीट इसे दे दी, और इसका टेम्परेचर x डिग्री बढ़ गया। बढ़ाना कितना था? 1, बढ़ कितना गया? x डिग्री। अब हीट कैपेसिटी बताओ, आप क्या कहोगे? आप कहोगे x, देखो जानो, x डिग्री तो बढ़ता है क्यों हीट से। 1 डिग्री कितने से बढ़ेगा? यूनिटी मेथड पे आ जाओ, क्यू अपॉन एक्स। बता दो, कोई प्रॉब्लम हो? डी क्यू हीट से तो x बढ़ा, हमें चाहिए 1 डिग्री कितने से बढ़ेगा? बोलो, तो 1 डिग्री कितने से बढ़ेगा? क्यू अपॉन एक्स, और ये क्यू अपॉन एक्स ही हीट कैपेसिटी। क्लियर है? बता दो, कोई प्रॉब्लम? लेकिन मैं इस x की जगह, यहां ध्यान दो, मैं इस x की जगह यहां डेल्टा टी लिख देता हूं, यहां मैं डेल्टा टी डिग्री लिख देता हूं। तो डेल्टा टी के लिए आपको कितना टेम्परेचर, वो कितनी हीट चाहिए? बोलो, क्यों? 1 डिग्री के लिए कितनी चाहिए? क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी क्या हो? क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो मैं यहां से आपसे ये कहूं कि हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन डेल्टा टी को कहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, सही? जितनी हम उसे हीट देंगे, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला
Q अपॉन डेल्टा। क्लियर हो? ये चेंज इन टेम्परेचर, ऊपर सप्लाइड हीट। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है समझना जरा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर ये वाटर 1 ग्राम होता, कितना होता? 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब है 1 ड्रॉप। अगर ये 1 ड्रॉप वाटर होता, यानी कि 1 ml मान लीजिए, 1 ml बहुत कम होगा, 5-7 ड्रॉप बनेंगे, तो यानी कि अगर हमारे पास ये 1 ग्राम वाटर होता, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो रिक्वायर हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना, ये अमाउंट से मतलब नहीं, बस इसे तो 1 डिग्री बढ़ाना है ऊपर वाले को, इसे सिर्फ 1 ग्राम का बढ़ा। अब मान लीजिए हमारे पास ये m ग्राम था, कितना था बोलो? m ग्राम, और m ग्राम का टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया? बोल नहीं, m ग्राम का टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया? 1 डिग्री। कितनी हीट की जरूरत पड़ी? C। देख लो C क्या है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट, तो C तो है 1 डिग्री के लिए। कब? जब m ग्राम था। अगर मैं कहूं 1 ग्राम के लिए बताओ, तो क्या करूं? m ग्राम के लिए तो C चाहिए, 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? आप बोलोगे 1 ग्राम के लिए चाहिए C अपॉन है, भाई जो भी हीट कैपेसिटी थी उसे मास से डिवाइड कर दो। बोलो, मास से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई प्रॉब्लम? अब हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी Q अपॉन डेल्टा T है, और m नीचे लिख, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बताओ, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, रिक्वायर हीट को हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर मैं कहता हूं मोलर हीट कैपेसिटी, तो तीसरी डिफाइन समझ में आ गई होगी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। अब मान लीजिए ये क्या था? ये n मोल थे। कितने थे भाई ये बोलो? n मोल का टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हो? 1 डिग्री। तो हीट इतनी चाहिए, 1 मोल के लिए कितनी आएगी? C अपॉन एन। बोलो, C अपॉन एन, या आप ऐसे बोल सकते हो Q अपॉन डेल्टा T अपॉन एन। अब बताओ, इन तीनों कैपेसिटी में, हीट कैपेसिटी में डिफरेंस समझ में आया? यानी कि हमारे पास सब्सटेंस कितना है इसका कोई रोल नहीं है, बस हमें टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो हीट कैपेसिटी। अगर हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन आप सभी बच्चे ध्यान, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए आगे से। अब हमें यहां एक बेनिफिट और भी हो जाता है, अब हमें हीट के कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले मिल गए। कैसे? सुनो, अब अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से हीट पूछूं आपसे, बताइए हीट किसके इक्वल है? देखो जरा, क्यों किसके इक्वल है? C डेल्टा T। और यहां मैं पूछूं हीट किसके इक्वल है? M C डेल्टा T। और अगर यहां पूछूं हीट किसके इक्वल है? N CM डेल्टा T। केमिस्ट्री में अगर 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें बस इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, तो याद रखना है। अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी लोगे तो साथ में मोल्स लेने हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर और कुछ। अगर आप हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोगे तो मास लेना है, और अगर केवल आप हीट कैपेसिटी लोगे, अगर केवल आप हीट कैपेसिटी लोगे तो कुछ भी नहीं ले। अब आपको याद हो, जैसे हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो हमने एक टर्म्स पढ़ी थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने किसे कहा था? किसी भी सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज, किसी भी सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, वो तो एक्सटेंसिव था।
और जो नहीं करती वो इंटेंसिव। अब इनमें एक्सटेंसिव भी है, इंटेंसिव भी। कैसे? तो मैं एक बहुत सीधा सा ट्रिक बताता हूं। जिनमें पर यूनिट यूज होता है, पर के लिए, एक के लिए पूछी जाती, जैसे कि डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर, तो पर वर्ड यूज होता है उसे। आपको कोई पूछे प्रेशर, प्रेशर क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही तो होता है। तो जहां पर यूज होता है, यूनिट यूज होती है, वो इंटेंसिव होती है, और जहां ऐसा नहीं होता वो एक्सटेंसिव। देखो इसमें क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना, ये नहीं कहा किसका, कम सब्सटेंस होगा, कम पानी होगा तो कम हीट चाहिए, ज्यादा के लिए ज्यादा चाहिए, तो ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो ये एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव में लिखा भी है। और ये दोनों कैसी है, स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी, ये इंटेंसिव। क्यों है भाई ये इंटेंसिव? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, ये नेचर पे करती है, अमाउंट पे करती है। क्योंकि 1 ग्राम के लिए आप पानी कितना ही भर दो, वैल्यू तो 1 के लिए निकालनी, ये 1 मोल के लिए निकालनी, चाहे आप वहां 50 मोल ले लो, वैल्यू तो 1 के लिए निकालनी ना। तो इसका मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये दोनों इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है। क्लियर है? अब एक बार सभी बच्चे अपने नोट्स में इस डिफाइन को पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लो, एज ए नॉलेज पता होना चाहिए, ये ध्यान। समझ में आ गया? नहीं बोलो। हीट कैपेसिटी, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना। अब मैं एक चीज और कहूंगा, अगर वो आपसे कोई पूछे वो 1 डिग्री कौन सा है, तो याद रखना है वो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी यहां, वो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच का 1 डिग्री। वो 1 डिग्री कौन सा है, कोई ये पूछे वो 1 डिग्री कौन सा है, 100 से 101 है, 50 से 51 है, 10 से 20 है, वो 10 से 11 है, कौन सा एक है वो? तो वो अगर कोई हमसे पूछे तो वो ये कह सकते हैं 14.5 से 15.5 तक। ये फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री में। क्लियर हो गया? बोलो भाई ये टॉपिक। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? सुनिए जब, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन समझनी है इसमें, सेकंड। अब हमें टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी समझ, हीट कैपेसिटी। हाँ देख लो भाई, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। अगर हम टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की बात करें, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी कितने टाइप की होती है, यहां देखते रहो। तो ये 2 टाइप की होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं CV। अब ये है क्या, पहली वाली, अभी दूसरा भी पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अब देखो इनके डिफाइन अलग से मेहनत मत करना, हीट कैपेसिटी की जो डिफाइन पड़ी है उसी को थोड़ा सा और बढ़ा देना, अलग से मेहनत मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, बस सिर्फ जो अभी आपने हीट कैपेसिटी की डिफाइन पढ़ी उसे बढ़ा देना। कैसे? दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूं, सुनो जरा। हीट कैपेसिटी की अभी डिफाइन क्या पढ़ी हमने, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, रिक्वायर हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब एक वर्ड और बढ़ा दीजिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये प्रोसेस हम एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो उसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि फॉर डिफाइन वही है। क्या बोलेंगे कि रिक्वायर हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसे तो CV, और एट कांस्टेंट प्रेशर CV। तो बताओ दोनों की सेम डिफाइन है या अलग है? बस सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है,
जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। और अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मीन CP कहते हैं। अब इनके फॉर्मूले क्या होंगे? तो फॉर्मूले भी ये जो पीछे था, क्या था फॉर्मूला? C था Q अपॉन डेल्टा T। अब भी फॉर्मूला यही है, क्या है बोलो? अब फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखने लगूं तो मैं लिखूंगा CV इज इक्वल टू QV अपॉन डेल्टा T। अब हमने उस कांस्टेंट को साथ में लगा दिया। बोलो भाई, अभी आपने क्या पढ़ा? C था Q अपॉन डेल्टा T, लेकिन अब कांस्टेंट साथ में है तो हमने यहां V और यहां भी V लगा, तो अलग तो नहीं हुआ। अब ऐसे अगर मैं इसका फॉर्मूला पूछूं, बोलो याद हो गया? क्या फॉर्मूला है बोलो? तो इसका आया CP इज इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा T। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो? क्लियर हो गया? हाँ भाई, तो CP किसके इक्वल है? CP QP अपॉन डेल्टा T। क्लियर हो गया? अब ये बताइए, आपको ये क्लियर डिफाइन समझ में आएगी? कोई डाउट हो तो अब बताओ इनमें। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होती है वो QP होती है, और QP डेल्टा H के इक्वल है। न्यूमेरिकल करते हुए कर रहे थे आप, पीछे पढ़ा है नहीं? याद नहीं आया? ये ध्यान हो, आपने पढ़ा था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इसमें डेल्टा U क्या था? हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा H क्या था? हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक QP है, एक QV है, एक QP है और एक QV है। अब बताइए, अब ये चीजें आप पहले पढ़ चुके, तो अब अगर मैं यहां इनका यूज करता हूं, बताइए QP किसके इक्वल पढ़ा था आपने? डेल्टा U। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, और ऐसे यहां QP CP किसके इक्वल है? डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। तो अब बताइए, ये एक और फॉर्मूला डेल्टा H या डेल्टा U का CP से रिलेट हो गया या CV से रिलेट हो गया? कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए भाई, किसी को इस क्या है बोलो? डेल्टा U किसके इक्वल आ रहा है? ये CV डेल्टा T, और डेल्टा H किसके इक्वल है? CP डेल्टा T। बता दो कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर हुआ CP CV क्या है? तो दोबारा से सुन लीजिए, CV का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए। 1 या 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको अभी ये याद हो जाए, सिर्फ डिफाइन। दोनों की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, दोनों की डिफाइन इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को याद कर, याद होगी तो कोई प्रॉब्लम बोलो इसे? क्लियर? अब देखो, मैं एक रिलेशन आपको कराने जा रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। इसे सभी बच्चे जरा ध्यान से करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसमें फिजिक्स में जो ये डेरिवेशन करोगे वो डिफरेंशियल फॉर्म में फिर इंटीग्रेशन करके कराते हैं। हम यहाँ नॉर्मल डायरेक्ट करते हैं। हम सिर्फ NCERT के हिसाब से, क्योंकि NCERT में जैसा दिया है केमिस्ट्री में उसके हिसाब से लिखेंगे, तो वहां फिजिक्स में और केमिस्ट्री के दोनों के डेरिवेशन में डिफरेंसेस। कभी आप ये वहां सोचो फिजिक्स में कि सर ने तो अलग पढ़ाया था, तो मैं अकॉर्डिंग टू NCERT केमिस्ट्री की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूं, क्योंकि इसी पे आपको टीचर मार्क्स देंगे, वहां वे अलग से कराते हैं। लेकिन दोनों जगह ये मेन पार्ट है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री है। क्या इनमें रिलेशन? जरा ध्यान देना, होता क्या? देखिए, हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो हमें अपनी नॉलेज का यूज करना है, जो अभी हमने यहाँ पढ़ी। बोलो क्या पढ़ी हमने? कि ये जो QV है ये डेल्टा U के इक्वल है, और डेल्टा U CV डेल्टा T है। बोलो, और QP किसके इक्वल है? डेल्टा H के, और डेल्टा H CP डेल्टा T। इसका हमें यहाँ यूज करना है। तो वही मैं अब आपको लिखा रहा हूं कि क्या लिख रहे हैं हम कि QV किसके इक्वल है? बोल डेल्टा U
और डेल्टा यू किसके इक्वल है, CV डेल्टा टी, ये इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे QP किसके इक्वल है, डेल्टा H और CP डेल्टा टी, ये आपको ध्यान रखना। अब अगर हम यहाँ ध्यान से सुनो, अब अगर हम इन दोनों में रिलेशन बनाना है, इन दोनों में CP CV में, तो जो हमारे पास रिलेशन है उसका यूज करते हैं। क्या रिलेशन है हमारे पास, वी नो दैट, हम जानते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा, ये पढ़ा है। लेकिन में हम करते क्या है, हम यहाँ इस डेल्टा PV को ऐसे ना करके हमने P को कांस्टेंट कर रखा है, V में चेंज है, हम दोनों के बाहर ही चेंज लगा देते हैं, चेंज PV लिख देते हैं। मान लीजिए कोई भी चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ, ये फॉर्म लिख देते हैं। अब इस फॉर्म में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करें तो जरा सुन लीजिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी बच्चे जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन nRT कब होता है, PV इज इक्वल टू nRT तब होता है जब n मोल हो। अगर मैं इस n को 1 कर दूं, यानी कि मैं यहां आपके सामने 1 मोल ले लूं, तो PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैस। अगर हम यहाँ 1 मोल ले लें गैस का, तो PV किसके इक्वल है बोलो, RT के। तो जहां आप PV लिख रहे हो वहां RT लिख सकते हो। तो बताइए क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा H किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। अब अगर आप डेल्टा की इसकी मल्टीपल कर दो, देखो क्या बचा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R तो कांस्टेंट है, अलग होगा, डेल्टा T आएगा। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 से डेल्टा H डेल्टा U की वैल्यू पुट करें, अब बोलो बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, सुन लो बच्चा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करो, 1 में क्या दिया है, देखो जब 1 में दिया है डेल्टा U है CV डेल्टा T और डेल्टा H CP डेल्टा T, तो डेल्टा H की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP डेल्टा T, और डेल्टा U की जगह CV डेल्टा T, और आगे है R डेल्टा T। आप देख सकते हो अगर पूरी इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर दें तो ये डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, CP इज इक्वल टू CV प्लस R और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये डेरिवेशन है। 4 किसके लिए है भैया, 1 मोल गैस। अगर 1 मोल गैस है तब ये रिलेशन। अगर हम इसे n मोल ले लें, सुन लीजिए, अगर हम इसमें n मोल गैस ले लें तो क्या चेंज हो जाएगा, सुनो, 4 n मोल, अगर हम इसे n मोल गैस कर दें तो ये CP माइनस CV इज इक्वल टू NR, ये किसके लिए होगा, 4 n मोल गैस। देखो इस पार्ट का यूज आपको फिजिक्स में बहुत करना है, स्पेशली सुन लीजिए, केमिस्ट्री में तो एक डेरिवेशन आ सकता है। एक बार सभी बच्चे अपने नोट्स को देखें, बिल्कुल सेम इसका डेरिवेशन है। अगर आप ध्यान से देखो पेज नंबर 1 पर ये नीचे लिखा और मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मानता हूं मैं इस चैप्टर का, जो सबसे ज्यादा आपसे स्कूल में पूछा जाता है। तो देखो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय CV और एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय CP। लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू, वी कैन राइट इक्वेशन फॉर हीट Q। एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये ऊपर वाली रिएक्शन लिखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर ये रिएक्शन लिखते हैं। फिर कहते हैं वी नो दैट फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए क्या होगा, देखो एक मिनट यहाँ एक करेक्शन करना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो यहाँ RT हो रहा है, वो चेंज कर लो, पहली वाली में यहाँ RT हो रहा है, वो चेंज कर लो सभी बच्चे। पहली लाइन में पहले में दोबारा से सुनो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, कर लिया भाई करेक्शन। अब दूसरी लाइन में यही आएगा RT, वो सही। देखो दूसरे में फिर क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, ये सही है क्योंकि बराबर में लिखा है, बिकॉज PV इज इक्वल टू RT। फिर है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड वी गेट, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम वैल्यू पुट करें तो क्या बचा, CP इज इक्वल टू CV प्लस R या CP माइनस CV इज इक्वल टू R।
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR फॉर N मोल। ये डेरिवेशन आपको आ सकता है, तो बिल्कुल सेम आपको लिखना है और कुछ 3 मार्क्स में आएगा, तो स्पेशली ध्यान रखना। बताइए भाई, ये हीट कैपेसिटी Cp Cv का मतलब समझ में आ गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपको किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो जो हीट चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो Cv, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाना है तो Cp। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, वो सुन लीजिए क्या है इसके बाद। देखो, पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो कहते हैं गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या पॉइसन रेशियो। इसके हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जरा ध्यान से। पॉइसन रेशियो सुनो जरा, पॉइसन रेशियो है Cp Cv का रेशियो, बस ये इसकी डिफाइन। Cp और Cv का रेशियो पॉइसन रेशियो कहलाता है, और ये एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स मानी जाती है। इससे हमें क्या पता चल जाता है, गामा की वैल्यू से हम एटॉमिसिटी ऑफ गैस बता सकते हैं। सुन लीजिए, अगर ये ध्यान रखना, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है? वे गैस जिनमें एक एटम होता है। सारी नोबल गैस आती हैं इसमें, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब। और इनके लिए आपको याद रखना है, जितनी भी मोनो एटॉमिक गैस है उनके लिए आपको ध्यान रखना है गामा की वैल्यू 1.66 होती। तो आपको याद रखना है, अगर गामा की वैल्यू 1.66 आ जाए तो सारी नोबल गैस है मोनो एटॉमिक। या ऐसे कह सकते हो, न्यूमेरिकली जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, वो ध्यान रखना कि क्या होगा, बोलो। नोबल गैस के लिए गामा 1.66। दूसरा, फोर डाइएटॉमिक गैस। अगर डाइएटॉमिक गैस है तो डाइएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, जैसे कि O2 है, N2 है, CO है, इस टाइप की जो गैस है इनके लिए गामा 1.4 होता है। फिर आता है 4 ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? तो ट्राई एटॉमिक है, जैसे CO2, SO2, इस टाइप की गैस है, इनके लिए गामा 1.3 के नियर आता है। तो यानी कि इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे इन वैल्यू का यूज करोगे। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो इस पार्ट वाले जो न्यूमेरिकल हैं ये सब फिजिक्स का पार्ट। तो फिजिक्स में आपको गामा की वैल्यू याद करने के लिए कहा जाएगा, आप पहले ही याद कर लीजिए क्या है। अगर मोनो एटॉमिक है 1.66, डाई एटॉमिक है 1.4, ट्राई एटॉमिक है 1.3। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, नॉर्मली फिजिक्स में क्या होगा, जब आप इन्हें पढ़ोगे तो मोस्टली टीचर ये कहते हैं कि वैल्यू याद कर लीजिए, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना नहीं सिखा। मैं कल आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा ये वैल्यू आई कैसे। तो कल मैं आपको इसकी पूरी डिटेल कराऊंगा ये वैल्यू कैसे आई। वो टॉपिक पूरी तरीके से एक्स्ट्रा है, कोई जरूरत नहीं है हमें उसकी एकेडमिक लेवल पर, लेकिन फिर भी हमें अगर आता होगा तो बेनिफिट रहेगा, कभी हमें कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि इनकी वैल्यू बदल जाती है। आप कहोगे वैल्यू क्यों बदलेगी, हमने तो कुछ और पढ़ी है और वैल्यू कहीं दूसरी दे दी, तो क्यों बदली? उसका रीजन है, वहां टेम्परेचर का रोल शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको वो पॉइंट समझने पड़ेंगे कि गामा कैसे निकलता है। फिलहाल तो हमने गामा समझ लिया, Cp Cv का रेशियो गामा होता है और इसकी ये वैल्यू होती है मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए। लेकिन वैल्यू कैसे निकलेगी वो कल डिस्कस करूंगा। अब फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स में ले जाता हूं, तो जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको वर्क समझाया था, सुन लो जरा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं फिजिक्स के वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक आपको जरूरत है फिजिक्स में, उससे आगे फिर फिजिक्स का ही पार्ट बचेगा, वहीं पढ़ोगे। तो अब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ करा रहा हूं, सुन लीजिए। क्या मैंने आपको वर्क बताया था, मैंने आपसे कहा था कि वर्क हम कौन सा पढ़ते हैं, सुन लीजिए। तो वर्क मैंने आपको बताया था कि हम केमिस्ट्री में पहला इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ा था, एक ही फॉर्मूला था, क्या था? इरिवर्सिबल का वर्क इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। मैंने आपको बताया चाहे वो एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल हो, इरिवर्सिबल का यही फॉर्मूला है। फिर मैंने आपको वर्क डन बताया था आइसोथर्मल और रिवर्सिबल में, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। लेकिन मैंने कहा था अभी एक वर्क बच चुका है, एक बचा हुआ वर्क है। कौन सा वर्क बचा था? तो यहां आपको बताया था एडियाबैटिक रिवर्सिबल।
तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल का वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वो फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। समझिए वो वर्क का फॉर्मूला कैसे बना, वो आपको सीखना। तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, 2 मिनट का है बस, ज्यादा नहीं। मैं आपको करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे। क्या कंडीशन, सुन लीजिए। वर्क डन इन, ध्यान रखना, वर्क डन इन एडियाबैटिक, यह ध्यान रखना कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक है और रिवर्सिबल है। वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर कह रहा हूं देखो ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन समझ लीजिए आपके काम आएगा। इससे आगे बस फिजिक्स में 2-3 चीजें आपको टीचर पढ़ाते हैं, 1-2 डेरिवेशन वगैरह, और कुछ नहीं, वरना ध्यान से सुन लीजिए। वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल कर चुके, वो केमिस्ट्री का पार्ट। अब जैसे ही हम इस पार्ट में स्टडी करना शुरू करते हैं, जरा ध्यान देना, देखो तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करेंगे। जरा सुन लीजिए क्या पढ़ा आपने, फ्रॉम फ्लोट, फ्लोट का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, आप सभी को पता है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू 0 हो जाएगा, तो वर्क डेल्टा यू डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे आपको यहां बस ये वर्क का फॉर्मूला, लेकिन हम इतना सिंपल लिखते तो मैं उसी टाइम पढ़ा देता, मुझे क्या जरूरत थी इतना कि भाई बाद में पढ़ाऊंगा। तो अब मैं यहाँ डेल्टा यू नहीं लिख रहा, डेल्टा यू की वैल्यू लाते हैं जो पीछे हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा हमने, तो डेल्टा यू हम यहां से लाते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, देखो डेल्टा यू यहाँ किसके इक्वल है, सीवी डेल्टा टी। तो हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे सीवी डेल्टा टी। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। अब सीवी की भी वैल्यू लाते हैं, यहां नहीं छोड़ सकते। अब सीवी की वैल्यू कहां से लाएं, अभी हमने एक डेरिवेशन पढ़ा, क्या था डेरिवेशन, जरा उस पर ध्यान दीजिए। अभी मैंने आप सभी को एक डेरिवेशन बताया सीपी सीवी वाला, आपने पढ़ा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर होता है। यहां से मुझे सीवी की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करता हूं, सुन लो जरा, इस पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दूं, सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी, और सॉरी ये टी गलत आ जाए, हाँ सुनो जरा, तो क्या करना है जरा ध्यान दे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर है, ये एन मोल के लिए, ये ध्यान रखना, एन मोल के लिए ऑफ गैस, एन मोल ऑफ गैस, सुन लीजिए। तो सीपी माइनस सीवी एन आर है। अब मैंने भी आपको बताया पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दो, सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी एन आर अपॉन सीवी। अब अगर आप देखो सीपी अपॉन सीवी अभी पीछे पढ़ा गामा, और सीवी अपॉन सीवी 1 एन आर अपॉन सीवी। अब अगर मैं यहां से आपसे सीवी पूछूं तो सीवी आया एन आर अपॉन गामा माइनस 1। तो ये अब हमें यहां लिखना है, और जैसे ही हम इसको यहां पुट करेंगे क्या होगा, समझना भी जरूर। जैसे ही हम यहां वर्क में यूज करेंगे तो सीवी की जगह लिख रहे हैं हम एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपको वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर, लेकिन इस फॉर्मूले को अभी और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हो। ये कौन सा वर्क है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क, एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क। अब इस वर्क को आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हो। क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं, सुन लीजिए। अगर मैं यहां आर टी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, हाँ अब मैं अगर यहां आर टी को चेंज कर दूं, देखो आप इसे आगे कैसे लिख सकते हो, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस 1। वरना आप कहोगे फिजिक्स में तो अलग फॉर्मूला पड़ा है, वहीं तक पहुंचा रहा हूं जहां जो यूज करना है। तो वर्क इज इक्वल टू एन आर की मल्टीपल कर दें, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन गामा माइनस 1। अब आपको पता है एन आर टी टू क्या है, तो आपको पता है पी वन वी वन किसके इक्वल होगा, एन आर टी वन, और पी टू वी टू किसके इक्वल होगा,
nRT2। तो अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो नेट क्या आया जरा देखना। तो नेट यहाँ ये आ गया W इज इक्वल टू ऊपर आ गया P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। आपसे कहेंगे टीचर फिजिक्स वाले स्पेशली कि फॉर्मूला याद रखो एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क का P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है? एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस और फिजिक्स में इसके न्यूमेरिकल आएंगे। अब इसके बाद आपको फिजिक्स में और क्या पढ़ाया जाएगा सुन लीजिए। इसके बाद आपको जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, वे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हैं, वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़ाएंगे गामा की फॉर्मूले। तो एक तो वे गामा के रिलेशन कराएंगे बस, और तो कुछ। इसके अलावा एक वे कार्नोट साइकिल कराएंगे और एक हीट इंजन कराएंगे। 3 टॉपिक और पढ़ाएंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। वहां फिजिक्स में 3 टॉपिक और पढ़ोगे, लेकिन अभी केमिस्ट्री में 50% से ज्यादा बचा हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री की जो थर्मोडायनेमिक्स है अब शुरू होगी, वो है आइसोथर्मल। फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स यहाँ खत्म हो जाती है। अब फिजिक्स का आगे केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं, यानी कि जो अब आगे पढ़ोगे वो फिजिक्स में यूज नहीं करोगे। सारी की सारी टर्म्स अलग होंगी, ये ध्यान। और मैंने अभी आपको बताया गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कल मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि काइनेटिक इक्वेशन से सीखते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं।